लक्ष्मीकांत वर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका हिंदी साहित्य में बहुआयामी योगदान रहा है। न केवल कवि और आलोचक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण पहचान है, बल्कि हिंदी नाटक और रंगमंच मंच के क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खास तौर से उस समय जब हिंदी के पास बहुत समृद्ध रंगमंच नहीं था, उन्होंने अव्यावसायिक रंगमंच के आंदोलन इलाहाबाद में शुरू किए, हिंदी के महत्वपूर्ण नाटकों के अभिनय किए। प्रसाद जो हिंदी के एक चुनौतीपूर्ण नाटककार हैं और हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं, उनके नाटक चंद्रगुप्त को एक समय में आपने अभिनय के लिए चुना था और इलाहाबाद में एक रंगमंची आंदोलन चलाया था। तो उस नाटक को आपने क्यों चुना, पहले तो आप ये बताएं, और दूसरा ये भी बताएं कि उस नाटक की जो हमने तो उसके बारे में सुना है, जो प्रतिक्रियाएं आपने खुद महसूस की उसके अभिनय के दौरान और बाद में, उनसे हमें जानकारी दें। देखिए, मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं जबरदस्ती की चुनौतियां एक्सेप्ट करता रहता हूँ। एक बार एक बैठक में बात हो रही थी, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र ने कहा, बड़े विद्वान हैं, बहुत आप भी जानती हैं, कि बाबा रे बाबा चंद्रगुप्त नाटक कौन आउट करेगा, उसमें तो सीधे शेर जो है वो स्टेज पर लाना पड़ेगा। तो जो नाटक उस जमाने में हो रहे थे वो बहुत ही फिसड्डी टाइप के नाटक हुआ करते थे, जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी नाटक हुआ, जैसे एक सरहद नाटक उस जमाने में बड़ा इलाहाबाद में चल रहा था, या जब केवल दूसरे भाषाओं के नाटकों को अनुवाद करके कर रहे थे। मैं कहता कि हिंदी में कौन सा ऐसा नाटक है कुछ नहीं किया जा सकता। जब इस प्रश्न पर आए तो हमारे एक मित्र ने यही कहा कि लक्ष्मीकांत लाएंगे शेर उसके ऊपर, मंच के ऊपर चंद्रगुप्त के नाटक में। मैंने कहा शेर भी आएगा और शेर आह्वान भी आएगा, आप दोनों देखिएगा। तो वो हमने उसको एक्सेप्ट किया। हम ये भूल जाते हैं कि नाटक लेखक, नाटककार जब नाटक लिखता है तो उसकी एक कल्पना होती है, लेकिन जब प्रस्तुत करता निर्देशक उस नाटक को चुनता है तो उसको रीइंटरप्रेट करता है, उसको पुनर्परिभाषित करता है अपने मंच की व्यवस्था के अनुसार। जैसे ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर्ड टेनेसी विलियम का नाटक है, उसके 3 वर्जन्स हैं, 2 डायरेक्टर्स ने अलग अलग ब्रॉडवे में उसको किया, और दोनों का तो नाटक के मूल नाटक के साथ साथ उन दोनों निर्देशकों जो उसके निर्देशक थे उनका भी वर्जन दिया हुआ है। तो नाटक सिर्फ ये नहीं है कि लेखक ने लिखा और कोई कहे कि हम इसको अक्षरशः वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसको भी इंटरप्रेट करता है, उस कवि के या नाटककार के मूल भावना की रक्षा करते हुए उसको स्टेज के लिए जो भी इंटरप्रेट करता है तो वो नया होता है। तो किया मैंने चंद्रगुप्त नाटक। अब उसमें 1 मिनट में तो आप उज्जैन में हैं, दूसरे मिनट में आप पाटलिपुत्र में, तीसरे मिनट में आप फलाने फ्रंट पर मुझे दिखलाना। तो कुछ नहीं, कुछ प्रतीक बनाया हमने, उन प्रतीकों को रखा, उज्जैन का प्रतीक बनाया, मालवा का बनाया, यहाँ का बनाया, वहाँ का बनाया, और उन प्रतीकों को के आधार पर किया। लेकिन उसकी तारीफ यह है कि पूरे संदर्भ में नाटक 2 ही बार, पर्दा जो है 2 ही बार उठा, 2 ही बार गिरा, शुरू में उठा और अंत में गिरा। और लाइट के प्रयोग से ऐसा किया कि ये मंच यहाँ रखा हुआ है, यहाँ इसके ऊपर ये प्रतीक बना हुआ है, मान लीजिए कि पाटलिपुत्र का, बस लाइट ऑफ किया और इसको उलट दिया, अब ये हो गया प्रतीक उज्जैन का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से प्रयोग करके होता ये है कि अगर आपका अभिनय अच्छा है तो ये सब कोई नहीं देखता है। और फिर मैंने संस्कृत नाटक से लिया। संस्कृत नाटक में तो ये है कि वो चक्र लगाया, उन्होंने एक रंग लगाया और उन्होंने कहा हाँ काशी क्या है, काशी आ गया, काशी स्टैब्लिश इसी से कर दिया। उसी स्टेज पर एक चक्र लगा करके उन्होंने
पर्दे की तरफ देख के कहा कि काशी क्या नगरी है, वो देखो विश्वनाथ का मंदिर है, अब आप भी देखने लगे, चले गए वहां विश्वनाथ के मंदिर देखने, उसके बाद नाटक का संवाद आ गया, आप काशी हो गए। अब यथार्थवादी रंगमंच वाले हैं, उनके लिए ये नहीं चलेगा। वो कहेंगे कि काशी है तो काशी का हम यहाँ कटआउट रखें, जैसे आपका ये है कि अगर यहाँ बैठे हैं तो ड्राइंग रूम लगे, कोई जरूरी नहीं लगे। तो मंच में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया। दूसरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया अंधायुग का, अंधायुग को भी मैंने किया चंद्रगुप्त के बाद। तो अंधायुग को किया तो ये पता चला कि अंधे को कैसे स्टेज पर ले जाया जाए, या वो जो भविष्य है और जो ज्योतिषी है और जो काल है, ये सब आते हैं और अलग एक घोंसले से अंडे निकाल करके एक चील आता है और खा जाता है, कैसे दिखाया जाएगा? अरे ये दिखाने की चीज है नहीं है, ये तो आपके संकेत करने की चीज है। यहीं से आप कहिए देखिए वो हो रहा है। तो ये जो उंगली है अभिनय में, जिसने भरतनाट्य शास्त्र पढ़ा है, ये उंगली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये संकेत है, ये उंगली निर्देश है। इसीलिए इस उंगली को कभी भी, इस उंगली से माला नहीं जपा जाता। ये माया है, इससे हम माया पैदा करते हैं, ये मतलब है। ये ब्रह्म है, ये जीव है, और इसके बीच में ये माया है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये माला जब ब्रह्म को जीव से मिलाने के लिए जपते हैं, ये उंगली इसमें नहीं टच कर सकती। ये उंगली किसी भी काम में नहीं आती। ये तर्जनी, इसलिए इसका नाम रखा, ये तर्जनी है। इस तर्जनी का इस्तेमाल आप करिए। अरे देखिए नहीं, यहाँ पर वो अंडे वो घोंसले से निकाल करके, अरे बड़ा बीच से आपने साउंड इफेक्ट दे दिया। कोई जरूरत नहीं कि आप स्टेज पर वो अंडा खाते हुए चील दिखलाइए और अंडे दिखलाइए और फिर उनका पंख नुकसा हुआ दिखलाइए, कोई जरूरत नहीं। तो इन्हीं चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग हमारे लिए इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो पारसी थिएटर का इम्पैक्ट प्रसाद के ऊपर बहुत था, और पारसी थिएटर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे रामलीला पर था। और इन सब पारसी थिएटर में ये सब दिखला दिया जाता था कि अंडा से नोच रहा है। हमारे यहाँ तो रक्त मंच पर गिरना निषेध है कि अगर नृत्य दिखलाना है, रक्त नहीं आ सकता, इससे तो शव नहीं आ सकता मंच पर। बहुत अच्छे ये संकल्प हैं। शव को दिखाने की क्या जरूरत है? टिरेनाइजिंग द इमेजिनेशन, जो ऑडियंस में बैठा हुआ है उसकी कल्पना शक्ति, उसकी भावना को आप बिल्कुल मरे करके रख देना चाहते हैं क्या? तो वो नाटक देखने का ना आएगा। एक मतलब कि पीड़ा बर्दाश्त कर लेगा, दूसरी बार नहीं आएगा। इसको निर्देश में, इसको नेपथ्य, इसीलिए नेपथ्य बना है, इसीलिए वीज बने हैं, इसीलिए मत वाली बना हुआ है। ये सब और किस चीज के लिए? आप संकेत कर दीजिए, आप इधर कर दीजिए। एक बार मामा वारेकर ने मुझसे कहा था, तुम नाटक करते हो, तुम ये करते हो, बोले तुम हाथ से रुला सकते हो। अब हमारे से नहीं है कि हाथ से कोई रोएगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बार अभिनंदन हुआ था, वो पोस्टमैन थे, पोस्टमैन से नाटककार हुए थे। और अभिनंदन के बाद जब मैं घर आया तो मेरे पास रिक्शा देने की किराया नहीं था, और लोगों ने अभिनंदन करने के लिए तो ले गए, जैसे आप मुझे यहाँ ले आए। अब उसके बाद उनको यहाँ छोड़ दें तो मैं घर जाकर वापस किराया न रहा पैसा देने का, तो वो स्थिति थी। तो हमारी लड़की बहुत प्रसन्न थी, मैं उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, पत्नी की। तो उसने वो बहुत खुश करके आई। अब मैं उससे जो एक के रिक्शे या पानी वाले को जो पैसा देना था वो था ही नहीं पास में, तो मैंने यह हाथ कर दिया। तो मेरी उनकी लड़की ने कहा कि बाबू तुम रो रहे हो क्या? तो मैंने हाँ की क्या, मैं तो नहीं रो रहा हूँ। तो बोली अपनी बड़ी ही सरल भाषा में कि आप नहीं रोते, आपका हाथ रो रहा था, है ना? तो भाव को व्यक्त करने के लिए रोना है तो कोई जरूरी नहीं कि आंख से आंसू ही दिखलाइए। आप पूरे इन दोनों कंधों को हिला करके यह करके भी, ऐसे करके भी आप दिखला सकते हैं। तो इन अभिनय के सूक्ष्म तत्वों से हिंदी रंगमंच पूरा अवगत नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पाया, और न इसका इस्तेमाल अभी पूरा हो पाया। तो जो भी
नाटक है। आखिर शेक्सपियर के नाटक कैसे होते हैं? उसमें भी तो बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, उनमें भी तो हर दृश्य बदलता है, हर 2-3 मिनट के बाद दृश्य बदल गया, कैसे करते हैं? तो देखते भी हैं लोग और करते भी हैं, लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं पाते हैं। यही थोड़े बहुत प्रयोग हमने रंगमंच में किए हैं। नाट्य लेखन निर्गता प्रयोग किया, जैसे अपना अपना जूता है, जैसे नदी एक रोशनी है। अब इसमें 4 ही पात्र हैं नदी एक रोशनी में, 4-6 पात्र, और वही पात्र अलग अलग भूमिका करते हैं। अब पर्दा नहीं गिरता है, सिर्फ विंग में जाते हैं, यहाँ पर जो पात्र हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इतने में वो सिर्फ अपने को बदल के भी नहीं जाते कि इसमें तो मास्क लगा के आते हैं और बाकी और ऐसे आते हैं और डिफरेंट रोल कर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि आपको अभिनय शास्त्र का ज्ञान हो, आप के डिलीवरी में जो डायलॉग्स हैं वो कब कहाँ थिएटिकल होना है, कब नहीं होना है, कब सबड्यूड होना है, इसका निर्देशक आपको बताए, तब इसके अनुसार, इसके आधार पर तो सब सेट वगैरह सब गायब हो जाता है, सिर्फ वही रह जाता है उनके अंदर। जैसे अब शम्मी मित्रा जी तो नहीं है, लेकिन राजा नाटक में राजा प्रकट नहीं होता है और वो आदिवासी लड़की के दिमाग में है कि राजा का दर्शन करना, राजा बड़ा सुंदर है। लेकिन जब बहुत वो अपना जिद करती है तो राजा की आवाज आती है कि तुम क्यों जिद करती हो, मैं सुंदर नहीं, मैं बड़ा कुरूप हूं। तब वो कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो अपना आर्गुमेंट 2 डायलॉग देंगे। फिर अंत में तृतीय मित्रा ने कहा कि राजा तुम्हें सुंदर ना, तुम्हें अनुपम। अब सुंदर और अनुपम का भेद जो अभिनय से और इसके डिलीवरी से तृप्ति मित्रा ने दिखला दिया, मैंने पकड़ लिया उसे। ये अनुपम और सुंदर का भेद अगर डिलीवर हो सकता है डायलॉग से, तो फिर नाटक में कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। तो नाटक में आप मानते हैं कि 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो नाटक का कथ्य, अगर उसमें बहुत दम है, उसमें अनुभूति और संवेदना की गहराई है, तो वो जरूर ही अपील करेगा। और दूसरी ये जो उसे प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं और अभिनेता हैं, उनमें अभिनय क्षमता है और भाव को, पूरी भंगिमा को अपने आंगिक, वाचिक, सात्विक अभिनय से पूरी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो नाटक सफल जरूर होगा। उसके लिए बहुत बाहरी प्रयासों की जरूरत नहीं है। खासतौर से जैसे अभी आपने चर्चा की इसका चंद्रगुप्त के अभिनय के बारे में, कि प्रसाद के मामले में तो ये धारणाएं चली आ रही थी कि उनके नाटक अभिनय नहीं है, और वे इसीलिए चली आ रही थी कि भारतीय नाट्य परंपरा जो खासतौर से प्रतीकात्मक है और कल्पनाशील है, वो कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता दोनों को ही हमारे निर्देशकों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। इसी वजह से शायद प्रसाद के सामने जो चंद्रगुप्त का अभिनय हुआ था, जिसके लिए प्रसाद जी ने स्क्रिप्ट भी तैयार की थी उसी वक्त, चंद्रगुप्त के मूल स्क्रिप्ट में कुछ परिवर्तन भी किए थे, बाद में वो प्रकाशित भी हुई अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से, वो सफल नहीं हो पाई। और आपका नाटक सफल इसीलिए हो पाया कि आपने उसमें अभिनय के द्वारा जान डाल दी। इलाहाबाद वर्मा जी काफी समय से रंगमंची गतिविधियों का केंद्र रहा है। कहना चाहिए 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही माधव शुक्ल ने जो प्रयास किए इलाहाबाद में, और जो रंगमंची सक्रियता उन्होंने पैदा की, नाट्य मंडलियों स्थापित करके नाट्यों के लेखन से, अभिनय के माध्यम से, वो वहां एक तरीके से बहुत समय तक चलती रही। और तो और छायावाद के प्रमुख कवि पंत जी और निराला जी भी काव्य रूपक लिखते रहे अपने समय में। राम कुमार वर्मा और अश्क जी भी अपने ढंग से नाटकों पर नए प्रयोग करते रहे। तो इस तरीके की जो सक्रियता इलाहाबाद में नाटक के क्षेत्र में हुई, मगर बाद में ये जो नाट्य आंदोलन था हिंदी प्रदेश में इतना ठंडा क्यों पड़ गया, इसके क्या कारण रहे, बताएंगे आप? इसके 2 कारण हैं। पहले तो आपको माधव शुक्ल वाली बात बता दूं। महाभारत पूर्वार्ध माधव शुक्ल जन्म शती मनाई जा रही थी, तो इसमें एक बहुत कलकत्ते की बहुत प्रसिद्ध संस्था की संस्थापिका हैं, उनसे
संगीत नाटक अकादमी वाले उत्तर प्रदेश वालों ने प्रार्थना की कि आप माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध करिए। उन्होंने कहा अपना योग नहीं है, वो कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। फिर वो इलाहाबाद में आकर के उन्होंने मुझसे भी ये बात, मैंने कहा अगर वो सन 1410 में हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता। सही बात है। 1910 में माधव शुक्ल ने खुद किया। तो उन्होंने कहा करके दिखाइए, तो मैंने कहा था करके दिखाता हूं, तो उसको किया मैंने। अब उसमें था क्या कि दुशासन का चीर हरण जो द्रौपदी का कैसे दिखाएंगे, और लक्षाग्रह का मकान, लक्षाग्रह में सब हैं और जल रहा है, कैसे दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि इसके दिखाने में है क्या, कोई चीज ऐसी नहीं है कि नहीं। और वो इलाहाबाद में 3 दिन हुआ जिसको मैंने निर्देशित किया, और संगीत नाटक अकादमी में 2 दिन हुआ, वहाँ लखनऊ में 2 शो हुए, और उसके बाद वो हो गया। उसमें मंच कैसा है, राज सिंहासन है, फिर दुशासन है, कैसे बदला जाएगा, कैसे क्या होगा, सब हो गया उसमें। कुर्सी को इधर से उधर कर देना बस। इस गद्दी पर एक तरफ पांडवों का प्रतीक है, दूसरी तरफ धृतराष्ट्र का प्रतीक है, सिंहासन को बदल दिया दोनों, लाइट ऑफ करके, उसमें क्या जाता है। तो ऐसा करने से होता है ना। तो ये दृष्टि जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक रंगमंच का उद्धार नहीं होगा। रह गई बात यह कि हिंदी नाटक, हिंदी रंगमंच सफल क्यों नहीं हो रहा, उसका 3 कारण है। पहला कारण तो यही है कि मीडिया का प्रेशर बहुत है। अब जब 24 घंटे आप यहाँ सीरियल्स चलेंगे तो नाटक को रिहर्सल करना, नाटक को देखने की फुर्सत किसने है। आप जानते हैं कि सिनेमा वालों ने भी आंदोलन किया कि हमारा सिनेमा घर कैसे चलेगा, तो बड़ा पर्दा इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर 3rd डायमेंशन उसमें जोड़ा कि आपको पता चले कि आप उस भीड़ में हैं, खुद ही मौजूद हैं। इस तरह के उन्होंने प्रयोग किए। लेकिन ये भूल गए कि नाटक ही है। नाटक देखने वाले जो हैं वो नाटक ही को देख करके पसंद हो सकते हैं, आपके इन सीरियल्स और सिनेमा से नहीं पसंद हो सकते हैं। लेकिन इसका प्रेशर है, प्रेशर इतना है कि अगर दिन भर में 5-5 सीरियल्स आएंगे तो नाटक देखने कौन जाएगा, और नाटक के रिहर्सल में कौन जाएगा। वो बचपन ही से सब इसमें लग जाते हैं, कोई नहीं जाता है। तो एक तो यह है। दूसरा यह है कि जो आधुनिक संदर्भ है इससे जुड़ करके हमारे यहाँ के जो नाटककार हैं वो लिख नहीं रहे हैं। लिखा नंद किशोर आचार्य का नाटक है, गिरिराज किशोर का नाटक है। ये नाटक कहीं भी खेले जाए, कहीं भी खेले जाए, ये सफल नहीं, क्योंकि ये नाटककार हैं। और नंद किशोर आचार्य को तो वहाँ दिल्ली में गुलाम बादशाह का बहुत ही सफल अभिनय रहा, इसलिए वो लिखिएगा आप तो अभिनय होगा। आप अगर इस दबाव में लिखिएगा मराठी नाटक, मराठी में क्या लिखा जा रहा है, गुजराती में क्या लिखा जा रहा है, बंगाली में क्या जा रहा है, उसके कंपटीशन में जाएंगे तो नहीं होगा। आपको अपने जमीन से सत्य निकालने की कोशिश होगी। दूसरा यह है। तीसरा यह है कि मौलिक नाटक के साथ साथ जो अभिनेता होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो अभी तक हिंदी में रंगमंच को एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं फिल्म वर्ल्ड दुनिया में जाने का। तो नतीजा है कि आप 4 साल मेहनत करके आपने को तैयार किया, और 4 साल के बाद 6ठे साल आपको पता चला कि आपका तैयार किया कलाकार बम्बई चला गया, और जब आप बम्बई जाएंगे तो पता चला कि यहाँ एक्स्ट्रा में है। तीसरा कारण जो ये है कि जो हमारे यहाँ की हिंदी ऑडियंस है उसमें पकड़ा नहीं कि नाटक क्या है। धर्म की जितनी चीजें हैं, रामलीला है तो रामलीला में एक्टर इग्नोर कर दिया जाता है, और राम के भाव सीता के भाव को रखते हैं।
इतने राम सीता का रोल कर रहे हैं तो उनकी एक्टिंग नहीं है। रामायण का एक पृष्ठभूमि है, राम की कथा की एक पृष्ठभूमि है, कृष्ण की कथा की एक पृष्ठभूमि है, उसको जी रहे हैं। लड़के इरेलीवेंट हैं स्टेज के ऊपर, वो उनको मान रहे हैं कृष्ण। तो ये जो है ये एक रुकावट है हमारे यहाँ अभिनय रंगमंच और जो प्रेक्षागृह में हमारे प्रेक्षक बैठे हुए हैं उनके बीच में। और आधुनिक वाले जो है उसमें यह है कि उनको अपने यहाँ के भारतीय शास्त्रीय इनका ज्ञान धर्म का है, उनका ज्ञान अपना शास्त्रीय नहीं है। तो अब रॉक एंड रोल और ये जो म्यूजिक चलता है या डिस्को डांस वाला, तीन कलाकारों ने डिस्को डांस का प्रोग्राम यहाँ रखा नाटक के साथ, कि नाटक के साथ डिस्को करेंगे। नतीजा यही है कि राइट्स हो गए। तो ये नहीं चलेगा, इसमें संस्कारित होना पड़ेगा। और संस्कारित होकर के ही, क्योंकि हम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए रंगमंच का आंदोलन उतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है। हिंदी भाषी जनता के रंग संस्कार निर्माण में हिंदी नाटककार, हिंदी अभिनेता और निर्देशक सबकी ही भूमिका कुल मिलाकर है या होनी चाहिए। आज जब हिंदी के पास अच्छे निर्देशक हैं, जब जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे तब अच्छे निर्देशक नहीं थे, अभिनेता नहीं थे, रंगमंच नहीं थे। आज जब कारंत हैं, सत्यदेव दुबे हैं, राम गोपाल बजाज हैं, M.K. रैना है, बड़े बड़े निर्देशक हमारे सामने हैं, तब हिंदी भाषी जनता का रंग संस्कार निर्मित नहीं हो पा रहा और लेखक लिखने के लिए प्रेरित नहीं हो पा रहा। उसके कारण या उसकी दिशा आप क्या सोचते हैं? उसकी दिशा यह है कि जो कुछ हिंदी में है उसको नए सिरे से जब प्रस्तुत किया जाएगा और उसका आंदोलन चलेगा, तब नए लेखक आएंगे। जब तक हम ये मान के चलेंगे, और कारण जी ने तो स्कंदगुप्त का किया ही, और श्रीमंता गांधी का स्कंदगुप्त का एक स्क्रिप्ट मौजूद है, अभिनय मौजूद है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चलाने की उसकी निरंतरता की बात है। अब हम तो अमेचर थिएटर वाले थे, हमने 2 बार कर दिया चंद्रगुप्त, 2 बार कर दिया अंधा युग, और 3-4 बार कर दिया ये महाभारत पूर्वार्ध, और वैसे नाटक कर दिए। लेकिन वो निरंतरता जब तक नहीं बनेगी तब तक न तो ऑडियंस ट्रेन होगा, न उसकी एक परंपरा बनेगी, न उसको देख करके लेखक नहीं तैयार होंगे। क्या बात है कि रेडियो की स्क्रिप्ट तो लिखी जाती है, उसके लिए नए नाटक आ जाते हैं, और इसके हमारे रंगमंच के लिए नहीं लिखा जा रहा है। कुछ दिनों ये भी किया लोगों ने कि रंगमंच के जो लिखा गया रेडियो के स्क्रिप्ट को, मीडियम तो वहाँ माइक है, इसका मीडियम विजुअल है, लेकिन नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया, भद्दा हो गया, वो भी नहीं चलेगा। तो अब इसको समझदारी होनी चाहिए न लेखक के अंदर। लक्ष्मीनारायण लाल ने, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने इस दिशा में कुछ प्रयोग किए थे और सफल भी हुए थे, लेकिन उनकी वो दिल्ली में आकर भाग गए, दूसरी तरफ चले गए, तो नतीजा वो बढ़े जाएगा। तीसरी चीज जो है कि अपना फोक लिटरेचर समझना चाहिए, नौटंकी की प्रेरणा समझनी चाहिए। रामलीला का मूल, हमने रामलीला, हमारी लिखी हुई रामलीला और हमारी निर्देशित कुंभ के साल 1976 में पूरे 9 दिन हुई, और 9 दिन खूब भीड़ जुटी थी। मैं जानता था कि भीड़ वाले में जो इसमें स्क्रिप्ट मैंने प्रयोग किए थे और जो इसकी प्रस्तुति में प्रयोग किए थे, उस प्रयोग को अप्रिशिएट करने वाले कम लोग नहीं हैं। राम और सीता बड़े अच्छे हैं, ये देखने वाले लोग बहुत। धार्मिक संस्कार जा रहा था। हाँ, धार्मिक संस्कार फिर तो बड़े साधु, इतने बड़े जटा रखे हुए, और हमका आप हमारा हमको कहा नमस्कार करते हैं, मैं तो आपको करता हूँ। तो वो अपने इन चीजों को, नौटंकी को छोड़ना नहीं चाहिए, रामलीला को छोड़ना नहीं चाहिए, कथक को छोड़ना नहीं चाहिए। कथक के स्टाइल पे लिखा नाटक लिखा जाए, क्या बात है। ये सब शैलियाँ हमारे में मौजूद हैं, लेकिन इन शैलियों का प्रयोग इत्तेफाक से हमारे नाटककार लोग नहीं कर रहे हैं, और जितना हो पा रहा है वो अभी इस सार्थकता तक नहीं पहुंच पाया है, ये तो हम मानते हैं।
लेकिन अपना एक कलाकार के नाते इस दिशा में जाना चाहिए। एक नाटक और रंगमंच की असफलता का ये भी कारण है कि सिनेमा में मामूली से मामूली कलाकार है, उसको पब्लिसिटी मिल जाती है, वो ग्लैमराइज हो जाता है, उसके लिए सारा प्रिंट मीडिया भरा पड़ा है, पड़ा कि नहीं? नाटक आप अच्छे से अच्छा कर दीजिए, लेकिन नीमच चंद जैन की नटनी तीसरे महीने में निकलेगी, कितनी तस्वीर उसमें वो दे देंगे। सही बात। तो इस पब्लिसिटी का आदमी को पता चले, उसमें हम पैसा तो देते नहीं किसी कलाकार को, हम तो उसकी रुचि का उपयोग कर देते हैं नॉन प्रोफेशनली, यानी शौकिया रंगमंच में। अब इसको अगर हम पब्लिसाइज भी न कर पाए, यश भी न मिले, हाँ, उसको यश भी न मिले, तो किस आधार पर वो काम करेगा? एक इसकी बड़ी कमी है। और इसका एक सुनियोजित क्षेत्र वाइज हर क्षेत्र अलग अलग करके और वहाँ के पत्र पत्रिकाओं का निकालना आवश्यक है, ताकि उनके व्यक्तित्व को एक प्रभाव मिले, एक पता चले कि हाँ ये करे। ये भी एक कलाकार में अभिव्यक्ति के साथ साथ ये भी होता है कि जो हम यशाकार तो होते ही है भाई, कमजोरी है आदमी, कमजोरी तो होती है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है। उनकी पहचान कवि आलोचक के रूप में जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी पहचान उनकी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में रही है। हिंदी में जब रंगमंच की सक्रिय गतिविधियों का अभाव था, उस समय में इलाहाबाद में रंगकर्म में सक्रिय होकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान इस दिशा में दिया और अव्यावसायिक रंगमंच का एक आंदोलन चलाया। कविता, नाटक, उपन्यास, भाषा आंदोलन, पत्रकारिता और साहित्य, संगीत, कई क्षेत्रों में कई तरीके की चुनौतियां झेलते हुए वर्मा जी भीतर बाहर अपनी तलाश करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और अपने रचनानुभव आज हमें बताए हैं। उनके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं।